मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंस जो नॉन कैश है, जिसमें कैश खर्च नहीं होता। एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन अगर आपने लगाया तो उसमें कैश नहीं खर्च होगा, लेकिन वो एक्सपेंस है तो उसे ऐड कर देंगे। ऐसे ही कोई भी एक्सपेंस, राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, राइट ऑफ, कोई भी चीज राइट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे एक्सपेंस ऐसे हैं जिसमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, बस ये नाम के एक्सपेंस हैं, इनकी सिर्फ एंट्री होती है। डेप्रीशिएशन लगाया, फिक्स एसेट तो आपके पास ही है, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है डेप्रीशिएशन, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है भैया हमें इससे मतलब नहीं है कि एक्सपेंस हुआ कि नहीं, हमें इससे मतलब है कैश गया कि नहीं। कैश तो गया नहीं, तो ये प्रॉफिट में से वापस ऐड कर दो। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड कर देंगे, नॉन कैश इनकम होंगी वो लेस कर देंगे। तो एक रूल तो हमने बताया आपको, एक रूल हमने बताया आपको, नेट बिफोर टैक्स के अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस को करना है ऐड और नॉन कैश इनकम को करना है लेस। मतलब एक्सपेंस को तो करना है ऐड और इनकम को करना है लेस। कौन से? जो कि नॉन कैश होंगे वो। दूसरा, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो वो करना है ऐड, डिविडेंड पे किया तो वो करना है ऐड। मतलब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है इसमें सारे काम उल्टे करने हैं। मतलब अगर वो एक्सपेंस है तो ऐड करना है, इनकम है तो लेस करना है। ऐसे ही अगर वो इंटरेस्ट पे किया होगा, एक्सपेंस है तो ऐड करना है, डिविडेंड पे किया होगा तो ऐड करना है। इंटरेस्ट और डिविडेंड सिर्फ दो केस बताए हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव किया होगा तो लेस करना है, इंटरेस्ट पे वो डिविडेंड रिसीव किया होगा तो लेस करना है। यहां तक कोई क्वेरी समझ में आ गया ना? याद भी हो गया? मैंने बताया क्या, नॉन कैश एक्सपेंडिचर को लेस करना, बिल्कुल नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, एक्सपेंसेस को ऐड, इनकम और इनकम ठीक। डिविडेंड अगर पे किया होगा तो ऐड करना है क्योंकि वो एक्सपेंस है। डिविडेंड अगर रिसीव किया होगा तो लेस करना है। डिविडेंड और इंटरेस्ट इन दोनों को भी करना है एडजस्ट, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश इनकम्स को करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गई? हाँ बाद ये चार चीजें करने के बाद यहाँ पर एक आंसर आएगा। फिर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, हाँ अगर प्रॉफिट होगा तो उसे लेस करना है। करंट एसेट डिक्रीज होने से लॉस होता है क्योंकि वो एसेट है। अगर हमारे पैसे कम हो जाए तो हमें लॉस होगा तो उसे ऐड करना है। प्रॉफिट वाली चीजों को लेस और लॉस वाली चीजों को ऐड। ऐसे ही करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, किसी को पैसे देने थे 100 रुपए, अब वो आपको 150 देने पड़ जाए तो लॉस है, लॉस है इसलिए उसे ऐड कर देंगे। और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होने से हमें प्रॉफिट है तो उसे माइनस कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, वेरी गुड। तो मैंने 4-5 चीजें बताई। क्या? नॉन कैश एक्सपेंस, लेस हो, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड, नॉन कैश इनकम्स को लेस। डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया होगा तो ऐड, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा तो लेस। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो लेस, लॉस हो रहा होगा तो ऐड। हर एक चीज में एक ही बात बताई है, अगर हमारे को लॉस हो रहा है, एक्सपेंस है तो ऐड होगा, अगर इनकम है तो लेस होगा। और इसमें 6 रूल बताए हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश इनकम, डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव, और तीसरा बताया करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का। हाँ क्या होगा, करंट एसेट के बढ़ने से हमें प्रॉफिट होता है इसलिए वो लेस हो जाएंगे। या करंट एसेट बढ़ेगी लेस, करंट लाइबिलिटी गिरेगी तो लेस, तो करंट लेस, एसेट गिरेगी और करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड। याद भी कर सकते हो, वरना समझने की बात है। जिस चीज के बढ़ने से हमें प्रॉफिट हो रहा है उसे लेस करना है, जिस चीज के गिरने से हमें प्रॉफिट हो रहा है उसे लेस करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लेस करना है, लॉस हो रहा है तो ऐड करना है। इतना समझ में आ गया? ऑपरेटिंग हाँ एक्टिविटी हो गई। तो अब हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद ही हम बाकी की एक्टिविटी पे जाएंगे। तो
पहले मैं वो क्वेश्चन जो आपने बोले थे उन 2 क्वेश्चन की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता देता हूँ। चलिए जी, चलो जी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़ता हूँ। वो कह रहा है आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन है। अब क्वेश्चन में ये सब गिवन है, जरा ध्यान समझो। इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल बताई हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 21 लिखा है, 22 लिखा है, ऐसे लिखा है ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ 21 बाद में लिखा है ना। ये ईयर 1 हो गया 21 और ये ईयर 2 हो गया 22। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ईयर 1 कौन सा है ना। तो यानी कि पिछले साल ये लास्ट ईयर हो गया और ये करंट ईयर हो गया। बस ये ध्यान रखना है लास्ट ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। अब जरा ध्यान समझो, पिछले साल भी हमारी कैपिटल 2 लाख थी, इस बार भी 2 लाख है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना। और ये रिजर्व एंड सरप्लस में 20,000 थे पिछले साल, ये 20,000 ही लिखा है ना। हाँ और इस साल हो गया 125, तो इसका मतलब 105,000 जो कि इसका डिफरेंस है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। अब जरा ध्यान समझो, पिछले साल रिजर्व का बैलेंस 20,000 था, जो इस बार 125 हो गया। तो ये 1,05,000 कहाँ से आए? ये प्रॉफिट में से आए होंगे। इसका मतलब ये प्रॉफिट में लेस हुए हुए हैं। ये हमारा एक तरह का ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश है। तो इसे क्या कर देंगे हम? ऐड बैक। तो ऐड 1,05,000 हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ गई? हाँ अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि लोन पिछले साल 50,000 थे, इस बार 75,000 हो गए, 25,000 के लोन इंक्रीज हो गए। अब लोन के बारे में तो मैंने कुछ बताया नहीं था, लोन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे बाद में बताऊंगा। ये समझ में आ गया कि 25,000 का लोन इंक्रीज हुआ है। अब चलते हैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे। मैंने बताया था अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो लॉस है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट। अब जरा ध्यान समझो, ट्रेड पेबल को क्रेडिटर भी बोलते हैं। क्रेडिटर पिछले साल 90,000 थे, अभी 60 है, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस? ये हमारा लॉस। कैसे? प्रॉफिट है प्रॉफिट। कैसे? प्रॉफिट क्योंकि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो ये प्रॉफिट है। डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस है 26,000। अब लॉस होगा तो क्या करेंगे? इसे हम ऐड कर देंगे। तो ये वाले 26,000 समझ में आ गए ऐड क्यों होंगे? हाँ अगला बताओ, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। ये जो सबसे शुरू में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड करते हो ना, ये हाँ पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 10,000, इस बार है 15,000। 5,000 का डिफरेंस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में एक दिक्कत और है, नीचे भी कुछ कुछ लिखा रहता है। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम से तो ये नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए 10,000 से 15,000 हो जाए तो 5,000 का जो प्रॉफिट करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है, प्रॉफिट है कि लॉस? ये लॉस हाँ लॉस है। क्योंकि लॉस है, करंट वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि लॉस है तो क्या होगा?
लॉस है तो प्लस होगा। चलो ये 5,000 तो समझ में आ गए, प्लस होंगे। 10 से 15 हो तो ये 90 से 64 होने पे प्लस हुए थे। माइनस होते। 90 से 64 अगर हो रहा है, करंट लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होंगी, तो वो हमारा प्रॉफिट है। मैंने हाँ तो प्रॉफिट है, आपने भी यही कहा था प्रॉफिट है। लेकिन जब प्रॉफिट है तो फिर तो क्या होगा? माइनस। माइनस। यहां तक तो समझ में आ गया अच्छे से। हाँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉपर्टी आ जाते हैं। अब पिछले साल हमारे पास फिक्स एसेट थी 184,000 की, अब वो बढ़कर होगी 3,23,000। तो जो बढ़ गई है इससे हमारी फिक्स एसेट इंक्रीज होगी, तो ये फिक्स एसेट परचेज होगी डिफरेंस अमाउंट से। ये ऑपरेटिंग में नहीं आती है। कहाँ बताऊं, पहले करंट एसेट पे आ जाओ। अगर करंट एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, करंट एसेट घटती है तो लॉस होता है। तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है कितनी? 22,000। बताओ प्लस होगा कि माइनस? माइनस। वेरी गुड, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। 75 से हाँ 51 हो गया, लॉस हो गया, तो क्या होगा? प्लस। वेरी गुड। 59 से 33 रह गया, बताओ क्या होगा? माइनस। माइनस होगा? प्लस। प्लस होएगा, क्योंकि जब कम हो रही है तो हमारा लॉस है, कम होने पे लॉस है, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। और ये 2000 से जीरो हो गई तो 2000 और कम हो गई, बताओ क्या होगा? 2000 प्लस। 2000 प्लस होगा। आगे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ। बहुत इजी है ना? बहुत इजी है ये। आगे बढ़ो थोड़ा सा और। अब देखो, अब पहले नंबर पे आप क्या करो, इजी इजी क्वेश्चन करो। शुरुआत में क्या करना है? इजी इजी क्वेश्चन करने हैं। इजी इजी मतलब जिसमें नीचे एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, वो क्वेश्चन नंबर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो करो, उसमें नीचे एडजस्टमेंट गिवन नहीं होंगी। ठीक है? उसके बाद होगा। आप ये बताओ, आपको कैश फ्लो बेसिक से सीखना है या बस ये दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं? आप ये वाले दो करा दो। फिर आएगा नहीं लेकिन। तो फिर आप बेसिक से बता दीजिए। ट्यूशन पढ़ रहे हो अकाउंट्स का? हाँ। तो वहां पर चैप्टर आ गया? उन्होंने करा के खत्म भी कर दिया। समझ में नहीं आया तो उस टाइम क्यों नहीं कहा था सर से? उनसे कहा था पर उन्होंने ये कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, तो उन्होंने ये कह दिया कि इसे छोड़ दो, आगे के क्वेश्चंस कर लो। सुगंधा, और बाकी बाकी लैपटॉप ये का क्वेश्चन। चार्जर देना। समझ गया। ऑपरेटिंग तो आनी चाहिए आपको। चलो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तो इजी है, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। ऑपरेटिंग हार्ड है, बस फाइनेंसिंग और वो तो मैं भी सिखा दूंगा 5 मिनट में। चार्जिंग खत्म होगी, जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें क्या होता है, हर चीज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो आपने क्वेश्चन खोला है ना, ये एक्चुअल में टफ है। ये आपको तब आएगा जब आपको बेसिक क्वेश्चन आते होंगे। तो देखो, बेसिक क्वेश्चन अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में तो समझ में नहीं आएंगे इतना सारा, क्योंकि मुझे ही समझाने के लिए कम से कम 20 क्लासेस तो चाहिए। मैं तो रोज करवा सकता हूँ। हाँ। क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई, एक दो क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक दो आप घर से करके ले आओगे। 20 क्लासेस तो नहीं दे सकते, तो आपको ट्यूटर से अपने कहना ही पड़ेगा सर ये लेसन दोबारा कराइए। इसलिए मैं ये दो क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें क्या क्या प्लस होता है और तो मैंने माइनस। बता दिया, नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड होंगे, नॉन कैश इनकम लेस होगी। चलो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 30 वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान समझो। हम्म। कॉपी पे लिखते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेट फॉर द ईयर
वो अगर क्वेश्चन में नीचे गिवन ना हो प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये जो ऊपर लिखा होता है ना आपका रिजर्व एंड सरप्लस, इसके डिफरेंस को प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं। हाँ परफॉर्मा बनाना आता है कैश फ्लो का? हाँ कॉपी लो और परफॉर्मा बनाओ। परफॉर्मा के बाद सबसे पहले लिखो ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग क्वेश्चन। हेडिंग डलेगी ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ सबसे पहले लिखोगे नेट प्रॉफिट ईयर, नीचे लिखोगे 1,05,000 माइनस 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,05,000 बाहर। लिखा है इतना? हाँ वेरी गुड। 1,05,000 लिखने के बाद फिर इसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर अगर डेप्रिसिएशन वगैरह हो तो वो ऐड होता है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ से पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा। नीचे लिखा देखो 36 डेप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो गया 52, मतलब कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस साल? 52 का 16,000 इंक्रीज। हाँ तो ये आगे डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन 16,000 यहाँ लिख देंगे, ये ऐड होगा। ऐड वाली फिगर डायरेक्टली लिखी जाती है, लेस वाली फिगर को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 16,000 हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और इंटरेस्ट पेबल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डिविडेंड पेबल अगर होगा तो वो भी देख लेंगे। डिविडेंड या इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोल रखा है? हाँ बोल रखा है। देखो डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का 28,000 है। अब डिविडेंड का रूल होता है प्रपोज डिविडेंड का, वही होता है जो करंट ईयर का है, ये तो प्रपोज किया है तो ये तो पीएल में ऐड होगा, और जो लास्ट इस साल पे किया होगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लेस हो जाता है। यहाँ पर जो ऐड होगा वो ये वाला होगा, करंट ईयर वाला। तो हम इसमें डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे। ऐड प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे। कितना था? 28,000। हाँ और चीजें देखेंगे यहाँ पर और कुछ है क्या नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट वगैरह पेपर में लिखा हो क्वेश्चन में तो वो भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट के बारे में कुछ कह नहीं रखा है, पूरा इंटरेस्ट पेड भी दे रखा है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म 8,000, तो जो 8,000 भी ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। मैंने तीन ही चीजें बताई थी ना, हाँ ऐड इंटरेस्ट पेड 8,000 ये भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रूल बताए थे वही है। रूल बताए थे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखेंगे, अगर टैक्स पे किया होगा तो उसे ऐड कर देंगे, वो था नहीं क्वेश्चन में, छोड़ दिया। डेप्रिसिएशन कर देंगे, मैंने बोला था डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड को ऐड कर देंगे। अगर डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव क्वेश्चन में होता है उसे लेस कर देते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता है तो उसे भी करते हैं। इतना करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे, कितना आया? 16, 28 और 8 जोड़ दो। 1,57,000 आ गया मेरा, तो देख लो एक बार आप। मेरा 1,77 आ रहा है पूरा ऐड। कैसे आएगा? सबसे पहले वाली फिगर 1,05,000 लिखी थी ना, वो गलत लिख दी। क्यों लिखी गलत? 20,000 लेस भी तो करोगे, हाँ डिफरेंस अमाउंट जाती है। कितना आया? 1,57,000। हाँ कहा था करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का करेंगे। हाँ अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी करते समय टैक्स को नहीं लोगे, डिफरेंस हम ले चुके हैं या नहीं किया? अच्छा टैक्स पेड भी ऐड करना था, ये तो करा ही नहीं।
नहीं करा। हाँ तो ये भी कर दो इसमें कहीं पर ऐड, टैक्स पेड यहाँ पर ऐड कर दो, डिफरेंस अमाउंट 5,000 रुपये। तो ये नीचे वाला आ गया 1,62,000 आ गया। आ गया। हाँ। वेरी गुड, आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे चलेंगे। चलो बताओ, ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 26,000 लेस होंगे। जो लेस होते हैं उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। आपके सर कैसे कराते हैं, माइनस लिखवाते हैं ब्रैकेट में? ब्रैकेट में। हाँ तो ब्रैकेट वाला सिस्टम ही हम करेंगे। 26,000 माइनस में लिख दिया मैंने, और तो करंट लायबिलिटी कोई है नहीं। करंट एसेट पे आ जाएंगे, देखो करंट एसेट में इनमें बहुत सारी है, तो देखो हमने पहले ही कर लिया था, 22,000 लेस होंगे, 24 ऐड होंगे, 26 ऐड होंगे और 2,000 ऐड होंगे। कोई प्रॉब्लम तक? नहीं। वेरी गुड। नीचे इनके बारे में कुछ लिखा हो तो वो भी एक बार पढ़ लेंगे। वो कह रहा है जो 2,000 रुपए थी, चलो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालेंगे, वो बताओ क्या आएगा करके। सिक्स आया 166। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमारा आंसर अभी आया है 1,66,000। इसमें से डिविडेंड पेड लेस हो जाएगा। मैंने कहा था डिविडेंड पेड, ये जो 28,000 होता है ये तो ऐड करते हैं हम, ये करंट ईयर। हाँ। तो लास्ट ईयर का होता है वो लेस करते हैं। डिविडेंड पेड लेकिन लेस होएगा कहाँ पर जाके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इस आंसर ठीक नहीं आया, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। यहाँ तक तो कोई क्वेरी नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है ना? आंसर भी देख लेते हैं क्यों नहीं मैच हो रहा है, वो देख लेते हैं, कोई गलती छोड़ दी होगी। जरा ये देख लो, ऐसे होंगे। सर मौसू जी, हमें सर ने ये कहा था कि कैश और कैश इक्विवेलेंट ना इसमें नहीं जाता, वो लास्ट में लिखा जाता है। बिल्कुल कैश एंड, ओहो ये गलती कर दी हमने। हाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें नहीं जाता, मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये लास्ट ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 26 नहीं आने थे, यही गड़बड़ है बस। 26 हटा दिए तो आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। हाँ। ठीक है, अब इसको जरा चेक कर लूं मैं एक बार, सही है क्या? 26 नहीं आने थे। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो 2,000 है ना, ये भी शायद नहीं आएंगे, एक बार देख लेता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस थे पिछले साल के, इस बार हट गए, आने तो चाहिए, ये तो आने चाहिए। 162 माइनस 26 माइनस 52 प्लस 24 और 32, ये आंसर आ रहा है 140। 8,000 की और गड़बड़ है ये वाली। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8,000, ये तो आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये 8,000 का देख लेंगे, लेकिन आपको ऑपरेटिंग समझ में आ गई ना अब? हाँ। तो मैंने क्या समझाया ऑपरेटिंग में, आंसर नहीं मैच हो रहा है वो सर से मैच करवा लेना। 8,000 की क्या गड़बड़ है, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट आना चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा था, मैं मना कर रहा था। मैंने कि मेरे सीए वाले हिसाब से समझा रहा हूँ, 8,000 रुपये आते हैं। अब सर से पूछना सर ये 8,000 क्यों नहीं आएंगे, वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग अच्छे से समझ में आ गई ना?
इजी है। हाँ अंकित। नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, नॉन कैश इनकम को लेस करना है, इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया हो तो ऐड करना है, इंटरेस्ट से डिविडेंड रिसीव कराओ तो लेस करना है, और करंट एसेट और रिलेटिविटी कर लेनी, हो गया क्वेश्चन पूरा। ये ऑपरेटिंग हो गई। अब मैं इसी क्वेश्चन की फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग भी बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखो, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। इसी के नीचे फाइनेंसिंग लिख लो कहीं पर, वहीं पर पेपर की उसी के नीचे बनाओ। इसके बाद बनती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा आपने। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक रूल होता है क्या, शेयर कैपिटल या फिर लोन, शेयर कैपिटल या फिर लोन या फिर इंटरेस्ट पेड, बस ये चीजें ही आती है, इंटरेस्ट डिविडेंड भी आ जाता है। ये फाइनेंसिंग का रूल है। बस दो तीन चीजें आते हैं क्या, कैपिटल, लोन, और इनसे इंटरेस्ट पे किया हो तो, रिसीव किया हो तो नहीं आएगा, खाली पे वाला आता है। याद हो गया। अब हमने क्वेश्चन में चेक करना है कि कैपिटल कम ज्यादा हुई नहीं हुई। कैपिटल पिछले साल भी 2 लाख थे, इस बार भी 2 लाख है। लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा हुई है। अच्छा बताओ, पिछले साल लोन आपके ऊपर 50,000 थे, इस बार 75 है। ऐसा होने की वजह से आपका पैसा आएगा कि जाएगा? अगर आपके सिर पे लोन पिछले साल 50,000 के थे और इस साल 75,000 के हो गए, तो आपने लोन लिया है कि दे दिया है? क्या, म्यूट हटाओ। लिया है। लिया है। लोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीधा ही करते हैं। अगर पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। समझ में आया? तो अब लोन लेने से पैसा आया तो ये ऐड हो जाएगा, तो लोन लिया, लोन टेकन लिख देंगे इसे, और ये 25,000 हो जाएंगे ऐड। एक चीज समझ में आ गई। दूसरा, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया होगा तो वो लेस होता है, मैंने इसमें याद करना है, बता ही दिया। और डिविडेंड भी पे किया होगा तो वो भी लेस होगा। अब डिविडेंड नीचे लिखा हुआ था पे वाला, ये जो हमने 20,000 था हम ये पे मानते हैं, तो ये 20,000 हम यहाँ पर कर देंगे डिविडेंड पे में लेस, मतलब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। और एक हमने अगर इंटरेस्ट पे किया था जो 8,000 रुपये, वो भी यहाँ पर लेस होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए 3,000 माइनस, लेकिन नीचे आंसर आ रहा है ये। फाइनेंस एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। फाइनेंसिंग समझ में आ गई? हाँ। फाइनेंसिंग में मैंने क्या बताया, बस दो चीजों का ध्यान रखना है। बस एक तो शेयर कैपिटल कम ज्यादा हो रही है, क्या लोन कम ज्यादा। शेयर कैपिटल या लोन बढ़ रहा है मतलब पैसे आए, ऐड होगा। शेयर कैपिटल या लोन कम हो रहा है तो मतलब पैसे गए, पे कर दिया हमने, तो लेस होगा। इसके अलावा बस इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया होगा, वो तो हमेशा लेस ही होता है। ठीक है, इजी है ना बिल्कुल। फाइनेंसिंग तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब इसके नीचे डालिए अगली हेडिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट आता है, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट अगर रिसीव किया हो तो वो आता है। अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया हो तो वो फाइनेंसिंग में जाता है लेस, और अगर रिसीव किया हो तो इन्वेस्टिंग में जाता है ऐड। इजी। अब देखते हैं फिक्स एसेट के साथ क्या हुआ था। देखो, फिक्स एसेट के बारे में अगर बात करें तो पिछले साल 2,20,000 की थी और इस साल 3,75,000 की है। ठीक है, तो 220 से 375 हो गई, यानी कि फिक्स एसेट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 5,000। अगर फिक्स एसेट बढ़ रही है तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे ना, तो जाएंगे क्योंकि तो माइनस में लिख दें, खरीद ली हमने। और तो कोई इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं क्वेश्चन में, है ना? हाँ। बस यही आंसर है फिर इसका। और तो कुछ हमने किया नहीं, इन्वेस्टमेंट में कुछ है नहीं, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव नहीं करा। देखो, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी ठीक आ गई और हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी ठीक आ गई, और मुझे ये भी समझ में आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करती है। वो बताता हूँ। ये तीनों एक्टिविटी अच्छे समझ में आ गई ना? हाँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में छोटी सी गलती है, लेकिन वो सिखाने के लिए मुझे पहले एक अकाउंट बनाना सिखाना पड़ेगा। अब वो अकाउंट बनाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक अकाउंट बना रहा हूं मैं,
ये फिक्स एसेट अकाउंट। और एक बना रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जरा ध्यान समझो, फिक्स एसेट का बैलेंस होता है यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस होता है इधर बाई बैलेंस सीडी। ये एसेट है। वो क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन में गिवन है फिक्स एसेट का बैलेंस ये रहा, मशीन 220/75। हाँ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है यहाँ पर बाई बैलेंस सीबीडी, सीडी, क्योंकि लायबिलिटी है। इसका बैलेंस गिवन है 36 और 52। अब डेप का रूल ये होता है कि जितना भी पीएल से चार्ज किया हो यहाँ पर लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट, और फिक्स एसेट का रूल ये है कि जितनी भी परचेज या सेल करी उसे टू कैश या बाई कैश लिख देते हैं, टू कैश बाई कैश। अब बाई कैश में तो कुछ नहीं आएगा, टू कैश में डिफरेंस आ जाएगी 150। यहाँ से हमें पता चला 155 की फिक्स एसेट परचेज करी, तो ये फिक्स एसेट परचेज 55,000 मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा है, और जो इसका डिफरेंस था 16,000 वो मैंने पीएल का डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का। ये अब इसमें ये अकाउंट बिना बनाए भी मैंने डिफरेंस अमाउंट से आपको क्वेश्चन करा दिया था, डिफरेंस अमाउंट से करा दिया था ना। हाँ में एक लाइन लिखी थी शायद, मुझे जहां तक याद है, देख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन में कुछ लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? नहीं लिखा, तो फिर तो क्वेश्चन हमारा ठीक लग रहा है मुझे। हमारा आंसर आया है 155 और 3 152। एक लास्ट इन्वेस्टमेंट बनती है, जरा बताना क्या क्या आंसर है हमारे। 155,000 माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है ना। हाँ और एक 3,000 3,000 माइनस में माइनस, ये हमारा शायद फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। कैश एंड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं जरा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना होता है, ठीक है ना। ओपनिंग ऐड करते हैं तो क्लोजिंग के इक्वल आ जाता है, पता है ना। हाँ कैश ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना है? 59,000। वेरी गुड। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 59 और 33। 59 लिखते हैं। अब यहाँ पर 50 लिख दिया, यहाँ पर 33,000 आना चाहिए। इसके लिए का आंसर कितना होगा देख लेते हैं। 132। 133 माइनस 132 ही आंसर सही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने कुछ गलती की हुई है, चेक करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या गलती की। शेयर कैपिटल में कुछ नहीं होना था, और ये पक्का 20,000 ही लिखा है बुक में। हाँ तो यानी कि डिफरेंस 105 ठीक लिया हमने। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी ठीक ले ली। ट्रेड पेबल का डिफरेंस सही लिया हमने। 90 कितने होते हैं? 26। ठीक है 26। और ये लेसी होने थे, ट्रेड पेबल कम हो रहे थे, बिल्कुल लेसी होने थे, ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स में हमने 5,000 का डिफरेंस ले लिया, ये भी ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री पे देखते हैं। 50 माइनस 72 22 ही होगा। 75 51 24 ही होगा। 50 33 कितना होगा? 26 ही होगा। पर ये आएगा नहीं। हाँ तो ये आना ही नहीं है। और ये कैश अदर करंट एसेट भी 2000 बिल्कुल ठीक कर रखा है। अच्छा जो 2 के ऐड ही होने थे, सब कुछ ठीक ही कर रखा है मेरे हिसाब से। तो गलत क्या है? पोस्ट डिविडेंड में गलती आ रही है फिर हमारी। डिविडेंड, हाँ ये हो गया गलत। डिविडेंड हमने 28 लेस किया, ऐड किया है ना। हाँ और ये 20 करवा रहा है, लेकिन उत्तर 28 ही है।
देखो अगर हम इसे 28 की जगह 20 कर दें तो आंसर सही आ जाएगा, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, होना ही चाहिए, क्योंकि कंटीजेंट लाइबिलिटी है। ओहो, वैसे तो देखो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी पीएल में दिखाई नहीं गई होती। अगर कंटीजेंट लाइबिलिटी की जगह पर डायरेक्ट बस ये लिखा होता कि प्रपोज डिविडेंड इतना, और ये बैलेंस शीट में लिखा होता, यहाँ बैलेंस शीट में लिखी होती, बिल्कुल ऐसे ही करते जैसे मैंने बताया। मतलब उस केस में तो हम ठीक है। 20 को ऐड करते क्योंकि वो पीएल से चार्ज हो चुका है, और हम यहाँ पर वही चीज ऐड करते हैं जो पीएल में चार्ज हो चुकी है, तभी तो ऐड बैक करते हैं। लेकिन ये हाँ। कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब अभी तक हमने इसे पीएल में नहीं दिखाया, हम इसे फ्यूचर में दिखाएंगे, तो इसका मतलब पीएल में जब दिखाया ही नहीं गया इसलिए इसे ऐड नहीं करेंगे। इसमें एक ट्रिक पॉइंट था क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक। कंटीजेंट लाइबिलिटी था इसलिए ऐड पूरा नहीं होगा, जितना पे किया होगा उतना ही ऐड होगा। इसे याद कर लो कि अगर ठीक। लाइबिलिटी होती है तो जितनी कैश में पे होती है उतनी ही ऐड होती है, और अगर कंटीजेंट की जगह बैलेंस शीट में लिखा होता तो करंट ईयर वाला ऐड हो जाता है और लास्ट ईयर वाला लेस हो जाता है। कुछ चीज ऐसी याद करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनानी आ गई, और फाइनेंसिंग और इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग तो बहुत ही ईजी है, वो तो कोई भी बना ले। तो हाँ। आ गया ना, हाँ। कर लोगे ना। अब जो आपका अगला हम्म। क्वेश्चन है 33 है ना शायद, मैं उसे मोटा मोटा हाँ। बता देता हूँ, कराऊं नहीं रहा हूँ या करा ही दूं। नहीं, आप बता दो। 33 पे आते हैं, चलो। 33 देखते हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पढ़ते हैं। थोड़ा कम साफ है। अब 31 क्वेश्चन कराना, 32, 33। 33 कहाँ है फिर इसमें, मिल गया। चलो जी 33 कराते हैं। 33 क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, तरुण फैशन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी 21 इधर लिखा हुआ है, 22 उधर, तो ये ध्यान से देखना होता है, कभी कभी उल्टे भी लिख देते हैं, ठीक। हिसाब से करना है। ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, तो हमें हर बार चेक कर लेना है। पेपर में हमेशा लिख लिया करना प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अब देखो शेयर कैपिटल 120 से 150 हो गई, तो क्या होगा इसका। ये हेलो, एक मिनट करता हूँ। हेलो जी सर, सर आज तो छुट्टी थी ना। अच्छा, तो मुझे नहीं पता था ये वाली बात, मैंने कहा पता नहीं आज तो छुट्टी है, स्कूल बंद हो। अरे सर जी, हम मैं आज जाकुंबर तक गया 3 साइड विजिट करने। ऐसा नहीं है कि मुझे छुट्टी की वजह से नहीं आया। आपने मुझे डायरेक्टली उनका नंबर तो नहीं दिया, मैं पूछ कर जब मुझे पता चले कि उस टाइम अवेलेबल भी चला जाऊंगा। कल तो आ जाऊँ, कल मैं आ जाऊंगा, आप मुझे उस टाइम फोन कर लिया करो ना। आप मुझे 10 बजे फोन करो, गुप्ता जी आ जाओ, मैं एकदम आ जाऊंगा। हाँ जी, हाँ। कोई नहीं, मैं कल किसी भी टाइम में 10 से 11 के बीच में कल आ जाऊंगा। सर जी हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो घर, आप टेंशन ना लो। ऐसा नहीं है कि हम भी जाना चाह रहे हो, छुट्टी की वजह से आपको कौन बताया। आपने ये भी कहा कि वो भाई छुट्टी में स्कूल के टाइम पे ही मिलते हैं, तो हमने अपने मन में सोचा आज तो स्कूल सारे बंद है, आज क्या करके जाके हम।
बिल्कुल 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 मिलता है। हाँ हाँ, सब टेंशन लो, मैं एक बार चला गया तो काम हो ही गया, मैं कल जाऊंगा, ठीक है जी। ओके ओके। हाँ तो बताओ ये क्या होगा 30,000 का? प्लस होगा हाँ, फाइनेंसिंग में। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ रही है और मैंने बताया था शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड हम कहा जाती है फाइनेंसिंग में। चलो अगला बताओ, रिजर्व सरप्लस 75 से 178 हो गया, क्या होएगा? ये प्रॉफिट में जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस। वेरी गुड, प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लेंगे इसे। लॉन्ग टर्म बोरिंग हाँ, पिछले साल 50,000 थी, इस बार है ही नहीं, क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा क्योंकि हमने पे कर दिया, हमारे पास से पे तो सब कुछ तो आ गया। इतना बढ़िया तो नहीं बनाया हमने कि एकदम आ जाए। करना है। आगे देखते हैं जी, चलो। ट्रेड पेबल का बताओ। पहले 67 थे, अभी 31,500 रह गए। तो लाइबिलिटी कम होने से हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस? प्रॉफिट होता है तो लेस हो माइनस जाएगा, होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में पहले नीचे पढ़ना पड़ेगा, क्या बोल रखा है, कुछ बोल रखा है क्या? टैक्स के बारे हाँ। में इन्होंने बोल रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द 50,000 है। अब वो कह रहे हैं इसका ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर ठीक है। टैक्स का अकाउंट बनाया हमने, ये रहा। तो इसका बैलेंस पिछला ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 30,000 और क्लोजिंग गिवन है 42,000, और वो कह रहा है करंट ईयर में हमने जो बनाया वो 50 बनाया। जो करंट ईयर यहाँ लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट लिख के 50,000 तो पीएल से चार्ज कर लिया। तो कैश कितना हाँ। निकला वो बैलेंस निकलता है, कैश कितना दिया होगा। 80 माइनस 42 करा, 38 कैश आ गया। अब जरा ध्यान से, अब यहाँ पर दो बातें हैं। पीएल से चार्ज हुआ 50,000, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो जब आप हाँ। 50,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो आप इसे ऐड करोगे 50 को। लेकिन ठीक है। फिर टैक्स पेड कैश में जो होता है वो नीचे लेस होता है एक और बार, वहां पर 38 लेस करोगे। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 50 तो करोगे प्लस, और 38 करोगे माइनस। और इन दोनों का डिफरेंस माइनस। कितना है? इन दोनों का डिफरेंस भी 12,000 है। तो हम अल्टीमेटली 12,000 प्लस कर रहे हैं। लेकिन टैक्स के केस में अगर आप ये ऐसे अकाउंट बना के करोगे तो नंबर सही मिलेंगे। इसमें 50 प्लस होगा, 38 माइनस होगा, और ये अकाउंट बना के पता चलेगा, ठीक है। ठीक है। हालांकि हम डिफरेंस अमाउंट से 12,000 भी लेस कर देंगे, 12,000 ऐड कर देंगे तो भी वही बात है। लेकिन पेपर में आप इस तरह से करके आओगे। टैक्स और डिविडेंड के केस में अकाउंट बनाना पड़ता है, ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, 140 से 28 होगी हमारी कैपिटल वो प्रॉपर्टी, तो प्लस होगा कि माइनस, और कहाँ होगा? प्रॉपर्टी माइनस होगी, और वो भी इन्वेस्टिंग में, बिल्कुल क्योंकि ठीक, हमने परचेज। वेरी गुड। इंटेंजिबल एसेट पहले 20,000 थी, अब 35 हो गई, क्या होगा? ये भी माइनस होगी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में में। अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज होती है तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है हमने कोई गुडविल वगैरह बाय करी। अगर गुडविल परचेज करी तो वो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाती है। लेकिन अगर गुडविल कम हो रही होती है, मतलब पहले 50,000 जब 30 आई, तो 20,000 जो कम होते हैं उसे सेल करा नहीं माना जाता, उसे माना जाता है कि राइट ऑफ कर दी। और राइट ऑफ की ठीक। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर के नाम पर ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी। अगर इंटेंजिबल एसेट कम हो रही है तो ऑपरेटिंग में राइट ऑफ मानेंगे, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसे परचेज मानेंगे, वो इन्वेस्टिंग में लेस होगी। बात समझ में आई? ठीक है। बस ऐसे छोटे छोटे रूल हाँ। बनते जाएंगे और सब आ जाएगा। चलो आगे ठीक बढ़ता है। हूँ। दूसरी बात तो कुछ है ही नहीं, इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है, लॉस हो रहा है तो ऐड हो जाएगी। और ट्रेड रिसीवेबल आपके ये भी कम हो रहे हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। कैश एंड ये कैश भी है। इक्विवेलेंट नीचे आ जाएगा। अच्छा, हाँ। डिबेंचर्स इसने बता रखा है, डिबेंचर आपके पिछले साल 50,000 के थे, इस बार नहीं है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी, वो देख लो कितनी थी। 50,000। हाँ तो सेम ही बात लिखी हुई है कि लोन आपकी जो लोन थे वो पिछले साल 50,000 था, अब की बार नहीं है। तो आपने हाँ। गैस कर ही दिया था। लेकिन इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात ये है इस बार कि यहाँ पर 15% का रेट लिख दिया। 15% रेट लिखने की वजह से हमें ये पता लग गया कि इस 50,000 पे हमने 15% का इंटरेस्ट दिया होगा, जो कि बनेगा 7,500। तो इस 7,500 का जो इंटरेस्ट है ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग में लेस। क्लियर? ठीक। भाई मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट अगर कोई हो तो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है और फिर हम्म। जाके लेस हो जाता है। ठीक। तो ये बात हमें कहाँ से पता चली? नीचे एडजस्टमेंट से। एक और हाँ। चीज पता चली हमें, क्या? कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी दो अलग अलग चीजें हैं। जिसमें हमने 20,000 की बिल्डिंग तो सेल की है और प्लांट हमने बाय किया है। तो
जितना सेल किया है वो प्लांट बिल्डिंग के नाम पर ऐड कर देना, और जितना बाय किया है वो प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे लेस कर देना। हम वहां पर कह रहे थे कि हम इसका टोटल से कर देंगे, टोटल से हम करते 68 लेस होंगे, लेकिन अब 68 नहीं होंगे, अब 20 तो होंगे प्लस और 98 होंगे माइनस, नेट में 68 ही होगा, सॉरी 78, नेट में 68 ही आएगा, लेकिन करोगे 2 करोड़ में। बात समझ में आई? ठीक है। इस बार भी कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा है, और जब कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा होता है तो जो पिछले साल वाला 12,000 होता है वो उसी को एडजस्ट करते हैं, 12,000 हाँ सीएल में ऐड होंगे और 12,000 उसके फाइनेंसिंग में लेस होंगे। क्लियर? हाँ अगर कंटीजेंट लायबिलिटी ना लिख के ये आपकी बैलेंस शीट में लिखा होता तो फिर करंट ईयर वाले ऐड हो जाते हैं ऑपरेटिंग में और लास्ट ईयर वाले लेस हो जाते हैं फाइनेंसिंग में। क्लियर? हाँ एक लाइन और लिखी थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन है, ये ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग में। ठीक। डिबेंचर रिडीम कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को कर दिए थे, 1 अप्रैल 2021 को ही कर दिए तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान समझो, वो कह रहा है कि डिबेंचर जो रिडीम करे थे वो 1 अप्रैल को कर दिए थे, तो जो मैं 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिलवाया था ये नहीं, क्योंकि जब उसने 1 अप्रैल को ही कर दिए तो 1 अप्रैल 21 को ही कर दिए तो ब्याज क्यों देगा? क्योंकि हमने तो एंड ऑफ द ईयर 22 है, 31 मार्च 22 है, तो एक भी दिन तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में 1 लाइन नहीं लिखी होती तो फिर ये ब्याज वाला काम करना था जो मैंने बताया था। क्लियर? हाँ बस थोड़ा सा बस हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में 50,000 गिवन है, मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा करने से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, टैक्स पेड हमारा 38 आएगा। देखो आंसर में लिखा हुआ भी है, हमने इसका अकाउंट बनाकर 38 निकाल भी लिया 13, हमने अकाउंट ठीक बनाया। ठीक है, जैसे मैंने बताया है वैसे क्वेश्चन कर लोगे। अब आपको मेरे को नहीं लगता फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं, थोड़ी अकाउंट बनाने की आएगी। ऑपरेटिंग में कोई क्वेश्चन ना हो तो मेरे से भी पूछ सकते हो, खुशबू दीदी से भी पूछ सकते हो, और अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, स्कूल वाले। लंच टाइम में लेके बैठ जाओ, सर मैंने क्वेश्चन किया, देखना कहा 5 मिनट, कोई भी टीचर बता। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दिया करना, और आंसर जो किया हो वो भी फोटो खींच के भेज देना, तो आंसर में कहाँ गलत है वो मैं बता दूँ। ठीक है मास्टर जी। एक बात और, मम्मी कह रही थी आप डेटा एनालिसिस का कोर्स करा रहे हो, तो मुझे भी मतलब मुझे ना 12th के बाद डेटा एनालिसिस करना है, उसके साथ साइकोलॉजी करनी है, तो मैं कैसे करूँ? डेटा मेरे पास मैथ्स ही है। हाँ, जो डेटा एनालिसिस तुम करना चाह रही हो ना वो कंप्यूटर वाला डेटा एनालिसिस है, वही वाला करना है ना, वो कोडिंग वगैरह। हाँ, वो कंप्यूटर वाला है, मैं वो नहीं करा रहा। मेरा डेटा एनालिसिस जो है वो कंप्यूटर डेटा है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह का डेटा। तो मेरा कोर्स अलग है, जो तुम करना चाहती हो बहुत बढ़िया कोर्स है, अगर वो कर लोगी तो मेरे बहुत सारे जानकार हैं जिनकी सैलरी साल की 1 करोड़ का पैकेज है लड़कियों का, मतलब बढ़िया कोर्स है। और करना जगह से मैं बता दूंगा कहाँ से बढ़िया है। मेरे 1-2 जानकारों की, मेरे 1-2 क्लाइंट है उन्होंने कर रखा है, उनकी सैलरी बहुत बढ़िया है, जहाँ से उन्होंने करा वहीं से करना, मैं पूछ के बता दूंगा। ठीक है, करना डेटा एनालिसिस बहुत ही बढ़िया कोर्स है लड़कियों के लिए तो। हाँ वही कह रही थी मम्मी वगैरह, बहुत बढ़िया है, वही कर लेना, लेकिन मैं वो नहीं करा रहा हूँ, मुझे नहीं आता वो, मैं तो अपना फाइनेंशियल डेटा करा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए तो आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी और फिर वो 12th के बाद वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वो मैं पूछ के बता दूंगा कौन से करना अच्छा रहता है, वहां पर कर लेना, पेपर दे के आना, पास हो गए तो एडमिशन मिलेगा वरना मिलेगा भी नहीं। हाँ ठीक है। और एक सर ने ना हमें अकाउंट्स की फाइल बनानी थी, तो उसके लिए P&L अकाउंट और बैलेंस शीट चाहिए थी, तो मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रही कहीं पे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से मिलती है। NSC इंडिया खोल दो, ये NSC खोला और यहाँ पर जाके ले लो, डाउनलोड कर लो। सारी कंपनीज की होंगी यहाँ पे? हाँ, जो उनसे की चाहिए तो सबकी मिल जाएगी। ठीक है, दे दूं डाउनलोड करके अभी? हाँ दे देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर आ गया, और ये मैंने ये एनुअल रिपोर्ट आ गई,
एनुअल रिपोर्ट के अंदर ट्रेडिंग पीएल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक किया मैंने। अब जिस कंपनी की निकालनी है उस कंपनी का डाल दो, मान लो आपको मारुति की चाहिए, तो ये मारुति डाल दिया मैंने, ये मारुति आ गया, उसकी एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने। ये आ गई, ठीक। आप इसे डाउनलोड कर लो, ये रहा डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई और मैं आपको भेज भी देता हूँ। ये मारुति की एनुअल रिपोर्ट हो गई पूरी की पूरी डाउनलोड, ठीक है। इसी के अंदर आपको ट्रेडिंग पीएल मिल जाएगा, तो ठीक है। दिखाऊं क्या? आ- आप भेज दो, मैं देख लूंगी क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया। चलो मैं व्हाट्सएप डाल रहा हूँ अभी। हाँ, थैंक यू मौसा जी। बाय। बाय। नमस्ते मौसा जी, नमस्ते। नमस्ते। चाय पी लो, उठ के चाय पी लो, चाय पी उठ के, उठ जाओ, बिल्कुल ठंडी हो गई। अरे ठंडी हो गई, पी लो, निमट गई। मैंने तो पी ली अपनी, मैं कैसे पी लूं?